हेलो। 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 आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है। मुहावरा हो गया है इस समय का। नमस्कार। अच्छा, रविशंकर सिंह जी नमस्कार। सुमन जी भी देख रहे हैं। नमस्कार आप लोगों को। तो मैं शुरू हो रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ और अपनी कविताओं के साथ में हूँ। और दानिश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और बहुत मोहब्बत कि मुझे बुलाया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके 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 ओके। हम्म, हम्म, अ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अ, हाँ, तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम्हारे आते आते। तुम्हारे आते आते पहली कविता का शीर्षक है। और मैं थोड़ी देर रहूँगा यहाँ पे। तो विपिन भाई स्वागत है आपका। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है और कुछ कुछ और बातें किए बिना कविता ही शुरू की जाए। तुम्हारे आते आते इस तरह होती है सुबह कि मैं हड़बड़ाते हुए पूछता हूँ, यह कौन सा शहर है, कौन बैठा है मेरे सिरहाने, मेरे पैताने कौन है लेटा हुआ। तुम्हारे आते आते इस तरह होती है सुबह कि मैं हड़बड़ाते हुए पूछता हूँ, यह कौन सा शहर है, कौन बैठा है मेरे सिरहाने, मेरे पैताने कौन है लेटा हुआ। तुम्हारे आते आते इतनी तेज हो जाती है धूप कि वक्त पिघल के चढ़ता उतरता है खून के साथ। तुम्हारे आते आते इतनी तेज हो जाती है धूप कि वक्त पिघल के चढ़ता उतरता है खून के साथ। तब मैं तुम्हारे आने के अंदेशे में लिखता हूँ तुम्हें चिट्ठियाँ, उनके मिलने के अंदेशे में चला जाता है चिट्ठियों का ज़माना। तुम्हारे आते आते इतनी तेज हो जाती है धूप कि वक्त पिघल के चढ़ता उतरता है खून के साथ। तब मैं तुम्हारे आने के अंदेशे में लिखता हूँ तुम्हें चिट्ठियाँ, उनके मिलने के अंदेशे में चला जाता है चिट्ठियों का ज़माना। हो जाती है रात तुम्हारे आते आते, हो जाती है रात तुम्हारे आते आते। रास्ते के हरे हरे हुए पेड़ जिनसे लिपट कर मैंने आदमी की कैंचुली उतारी थी, और पाया कि तुम्हारा धड़ पेड़ का धड़ है जिससे लिपट कर रोने से सदियों के दुख बहने लगते हैं हवाओं के साथ। नमस्कार विनीता जी, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आते आते वे पेड़ निर्देश खड़े खम्भों में बदल जाते हैं। उन खम्भों पर चढ़कर स्याह और मलिन आत्माएं सियार कुत्ते उल्लू और टिटहरी से अलगाती है अपनी आवाज़ें और दम भरती है तुम्हारे आने की इज्जत का। तुम्हारे आते आते हुए पेड़ निर्देश खड़े खम्भों में बदल जाते हैं। उन खम्भों पर चढ़कर स्याह और मलिन आत्माएं सियार कुत्ते उल्लू और टिटहरी से अलगाती है अपनी आवाज़ें और दम भरती है तुम्हारे आने की इज्जत का। तुम्हारे आते आते मैं नई पुरानी कविताओं पर निरर्थक लिखकर रिसाइकिल बिन में डालता रहता हूँ। तुम्हारे आते आते मैं नई पुरानी कविताओं पर निरर्थक लिखकर रिसाइकिल बिन में डालता रहता हूँ, और समकाल का कोई प्रेम लौ की तरह कांपता रह जाता है उंगलियों में। लौ के बुझने और उंगलियों के कांपते रह जाने के बीच एक दिन क्रैश हो जाता है मेरा लैपटॉप। लौ के बुझने और उंगलियों के कांपते रह जाने के बीच एक दिन क्रैश हो जाता है मेरा लैपटॉप। तुम्हारे आते आते कोई निशान नहीं बचता मेरे इंतज़ार का, और नहीं मिलता कोई निशान तुम्हारे आने का। मैं तुम्हारी मध्यम आवाज़ का कोई सिरा पकड़े चला आता हूँ चौराहे पर। मैं तुम्हारी मध्यम आवाज़ का कोई सिरा पकड़े चला आता हूँ चौराहे पर। यहाँ के शोर से फिसलता है वह सिरा और मैं दिशाओं का ज्ञान भूल जाता हूँ। तुम्हारे आते आते बन जाता है एक शून्य,
तुम्हारे आते आते बन जाता है एक शून्य, मैं इस नष्ट हो जाने से मिले शून्य को फोड़ता हूँ, तो सार्थकता के लिए अभ्यासरत निरर्थकताएं मिलती है टूटी हुई। मैं इस नष्ट हो जाने से मिले शून्य को फोड़ता हूँ, तो सार्थकता के लिए अभ्यासरत निरर्थकताएं मिलती है टूटी हुई। मैं कड़ियों को जोड़ता हुआ माइल स्टोन को एक लूट चुके राही की तरह हैरत से देखता हूँ। मैं कड़ियों को जोड़ता हुआ माइल स्टोन को एक लूट चुके राही की तरह हैरत से देखता हूँ, और तुम्हारे आने की हसरत से बेचैन होकर तुम्हें खोजने निकल जाता हूँ। तो ये रही मेरी पहली कविता। शुक्रिया सुनील जी, शानदार पाठ तो नहीं है लेकिन फिर भी सुनिए आप। मैं अब दूसरी कविता पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है मेरा डर। मेरा डर। तब नदी कुछ और होती है, तब नदी कुछ और होती है, जब चांदनी चढ़े तो उस पे जवानी उतर आती। तब नदी कुछ और होती है, जब चांदनी चढ़े तो उस पे जवानी उतर आती। कोई नाव उसमें उतर आए, हवाएं उसके छोरों पे बिछ जाएं, तो हंसती और हंसती जाती और हमें गुदगुदा देती। कोई नाव उसमें उतर आए, हवाओं उसके छोरों पे बिछ जाए, तो हंसती और हंसती जाती और हमें गुदगुदा देती। वही नदी जब किसी गांव में उतर आए तो डर लगता है। कोई आदमी जब साहब होता, रिश्ते में कुछ लगता, वो हर कदम पर अच्छा लगता ही जाता। वही आदमी ऑफिस में दिखे, राहत कार्य पर उतरे तो डर लगता है। पेड़ों से हवा उतर आए, बरसात किसी चूल्हे पर चढ़ जाए, कोई इमारत किसी देह में उतर आए तो डर लगता है। पेड़ों से हवा उतर आए, बरसात किसी चूल्हे पर चढ़ जाए, कोई इमारत किसी देह में उतर आए तो डर लगता है। रात पर अंधेरा चढ़ जाए तो सह लेते हैं लोग, रात पर अंधेरा चढ़ जाए तो सह लेते हैं लोग, कोई रात किसी आदमी पर उतर आए तो डर लगता है। बड़ी होती बहन अच्छी लगती है, घर के दुखों से थक कर बढ़ा लेती है एक और व्रत। बड़ी होती बहन अच्छी लगती है, घर के दुखों से थक कर बढ़ा लेती है एक और व्रत, तो डर लगता है। कितना डर लगता होगा जब धरती अपने पाँव से खिसक जाती, आकाश अपने रंग से जुदा होता, हिरण अपनी शोखी से, औरत अपनी सुंदरता से खौफजदा होती। कितना डर लगता होगा जब धरती अपने पाँव से खिसक जाती, आकाश अपने रंग से जुदा होता, हिरण अपनी शोखी से, औरत अपनी सुंदरता से खौफजदा होती। कोई गुलाब यूं ही सूखता जाए, मेरे मन पर कोई मन ना आए तो डर लगता ही जाता। कोई गुलाब यूं ही सूखता जाए, मेरे मन पर कोई मन ना आए तो डर लगता ही जाता। फिर भी मुझे सबसे अधिक डर लगता, फिर से कहीं किसी ईदगाह पर कोई बच्चा चिमटा न खरीद ले। तो फाइनली मैंने 2 कविताएं पढ़ी और मेरे पास अभी समय है तो मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ। चूँकि इम्तियाज़ दानिश जी का पेज जो है आरा से कंडक्ट हो रहा है, तो मुझे ये कविता जो मैं अभी अगली कविता पढ़ने जा रहा हूँ आरा से रिलेटेड है। हालांकि वो उस तरह से कोई कविता किसी जगह से, कोई खास जगह से रिलेटेड नहीं होती, बावजूद इसका शीर्षक है नेहरू नगर आरा की परिणीता। नेहरू, हाँ सिद्धांत शहर, मैं बिल्कुल तनाव में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जाहिर हो रहा है तो ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अभी पढ़ रहा हूँ नेहरू नगर आरा की परिणीता, इसको मैं थोड़ा सहज होकर पढूं। शुक्रिया आपका। इसका शीर्षक है नेहरू नगर आरा की परिणीता। तुम्हें अच्छी लग गई होती मैं,
तुम्हें अच्छी लग गई होती मैं, जैसे तुम्हें ज़रूरतमंद भद्दे पेड़ व उनकी डालियाँ अच्छी लग जाती है। तुम्हें अच्छी लग गई होती मैं, जैसे तुम्हें ज़रूरतमंद भद्दे पेड़ व उनकी डालियाँ अच्छी लग जाती है। तुमने पसंद कर लिया होता मुझे, जैसे तुम अंधेरों के समानांतर सूरज को जानते हुए भी कर्जखोर रोशनी वाला शांत पसंद कर लेते हो। जैसे अनगढ़ दूब की मुलायमियत तुम्हें अच्छी लगती है, जैसे कफ पीत बुखार ला देने वाले शीत तुम्हें अच्छे लगते हैं, जैसे आग की रोशनी अच्छी लग जाती है, वैसे मेरे सांवलेपन और अनगढ़ चेहरे के साथ मैं भी तुम्हें अच्छी लग गई होती। वैसे मेरे सांवलेपन और अनगढ़ चेहरे के साथ मैं भी तुम्हें अच्छी लग गई होती। मैं बिना किसी बालम के छूने से पहले मारी नहीं जाती। कैसे कैसे किसकी किसकी बात कहने वाले, कैसे कैसे किसकी किसकी बात कहने वाले मेरे कवि, तुमने मुझे पसंद कर लिया होता। मैं तुम्हें कुछ देती या न देती, तुम्हारा जायका ज़रूर बदल लेती। मैं तुम्हें कुछ देती या न देती, तुम्हारा जायका ज़रूर बदल देती। जैसे क्यारियों के फूलों से ज़्यादा जायकेदार तुम्हें लगता है गोबर पर फैला हुआ कुकुरमुत्ता। बहरहाल मैं मार दी गई हूँ, मैं सिद्धांत जी, रचना आज कविता पढ़ने का दिन है, मैं रचना प्रक्रिया पर बोलूँगा। अभी तो मैं थोड़ा सा बहरहाल मैं मार दी गई हूँ। इस दुनिया में एक और हत्यारा पैदा हो गया है और दुनिया मेरी हत्या को भूलती जा रही है। मेरे मैं में सने मेरे तुम, अब तुम भी भूल रहे हो सब कुछ। मेरे मैं में सने मेरे तुम, अब तुम भी भूल रहे हो सब कुछ। और अंधाधुन लिखते जा रहे हो कविता मेरी पसंद नापसंद की। मेरी कवि मेरी हत्या का राज तुम्हारी पसंद से जुड़ा है। मेरे कवि मेरी हत्या का राज तुम्हारी पसंद से जुड़ा है और दुनिया की किसी भी न्यायालय में इस तार का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रही, लेकिन मेरे कवि तुमने मुझे पसंद कर लिया होता। मैं जिंदा रहती तुम्हारे साथ, अपनी सांसों को लेते हुए देखती तुम्हारा चलना, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी कहकहे, तुम्हारे ककहरे, तुम्हारे सपनों के टूटते बांध को बांधती हुए, तुम्हारे सपनों के टूटते बांध को बांधते हुए जिंदा रहती और अपने होने का मतलब बताती। अब वो मेरी हत्या में शामिल 4 लोग क्या कहेंगे? अब वो मेरी हत्या में शामिल 4 लोग क्या कहेंगे जो हमें मारते हुए मेरे बचाव की ताकत से भागने के लिए बेचैन थे? अब क्या बताएगा लोहे का हंसिया मेरी ताकत का राज? अब क्या बताएगा लोहे का हंसिया मेरी ताकत का राज, जो मुझे मारने से पहले खुद टूट गया था। मैं अब अगली कविता की ओर बढ़ रहा हूँ। एक मिनट में आएगा। अगली कविता का शीर्षक है, हाँ हाँ सुनील जी, आप सिद्धांत जी को ठीक है। अर्थाभास, इसका शीर्षक है अर्थाभास। 10 पॉइंटों में छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये मैं कविता पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि इस कविता को पढ़ते पढ़ते मेरा समय भी पूरा हो जाएगा। बहरहाल देखता हूँ। तो कविता का शीर्षक है अर्थाभास। यहाँ एक जंगल था जो अपनी आग के बिना ही जल गया। यहाँ एक जंगल था जो अपनी आग के बिना ही जल गया। वहाँ एक नदी थी जो अपनी प्यास के बिना ही जल उठी।
अब कितना भुलाया जाएगा जंगल जलाने के गुनाह को, अब कितना भुलाया जाएगा जंगल जलाने के गुनाह को, तुम कैसे उचारोगी मुझे जबकि मैंने तुम्हारी प्यास की परवाह नहीं की। अब कितना भुलाया जाएगा जंगल जलाने के गुनाह को, तुम कैसे उचारोगी मुझे जबकि मैंने तुम्हारी प्यास की परवाह नहीं की। मुझे जहाँ प्यास लगी थी वह एक स्टेशन था, मुझे जहाँ प्यास लगी थी वह एक स्टेशन था, चाहे इसकी ज़मीन पर मवेशियों के खुर के साथ टमटम और बैलगाड़ी के पहियों के निशान ही क्यों न हो, चाहे इसकी ज़मीन पर मवेशियों के खुर के साथ टमटम और बैलगाड़ी के पहियों के निशान ही क्यों न हो, चाहे इसके पुकार का नाम स्टेशन ही क्यों न हो। स्टेशन नगरीय गढ़ों के गेट होते हैं और गाँव के लिए दीवार। स्टेशन नगरीय गढ़ों के गेट होते हैं और गाँव के लिए दीवार। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और प्यास की बात भूल गया। रेल की रफ्तार से गति फूट रही थी और तुम्हारी तस्वीर से नदियाँ। रेल की रफ्तार से गति फूट रही थी और तुम्हारी तस्वीर से नदियाँ, लेकिन मेरे पास अखबार था और मैंने देखा कि महेश कांत और सरिता की लाश बहती हुई जा रही है। नहीं, उनकी लाश बहती हुई आ रही है मेरी तरफ, जबकि मैं चकबंदी के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, जबकि उस समय तो प्रेम भी नहीं कर रहा था। मैंने बस इतना भर सोचा कि चकबंदी के लिए काम करना गुनाह है या प्रेम करते हुए काम करना। इसका तीसरा पार्ट है, जब प्रेम हुआ मैं छींटदार कुर्ते में गया तुम्हारे शहर। जब प्रेम हुआ मैं छींटदार कुर्ते में गया तुम्हारे शहर, कोई रंग भाएगा तुम्हें जब मैं प्रेम हुआ मैं छींटदार कुर्ते में गया तुम्हारे शहर, कि कोई तो रंग भाएगा तुम्हें। तुम्हारे शहर में सुबह हुई और कंपनी के सायरन बजे, तुम्हारे शहर में धूप खिली और 10 बजा और मेरी नसें चटकने लगी। चटकने की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है आशंकाओं को। अब आशंकाएं बज रही थी और दिन उतर रहा था। ज्यों मेरी नसें छितरा रही थी और शाम हो गई। मेरे कुर्ते के रंग मकबरे के रंग से मिल गए। मिली हुई रात में मकबरे के शिल्प से प्रेम अपना शिल्प गढ़ता रहा। और सुबह की गाड़ी इतनी भी सुबह नहीं थी कि मैं जल्दीबाजी में जूते ना पहनूं। मैंने हाथ में जूते लिए और तुम्हारे शहर में हुई दूसरी सुबह को मापते हुए रेल में सवार हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट है, आखिर कोई क्यों सहेजना चाहता है अपने प्रेम को, यह देखते हुए भी कि सबसे शक्तिशाली होते हुए प्रकृति अपने हिमालय जैसे प्रेमी को नहीं बचा पा रही है। यह देखते हुए भी कि सबसे शक्तिशाली होते हुए प्रकृति अपने हिमालय जैसे प्रेमी को नहीं बचा पा रही है, या फिर सर्वाइवल के घमासान में हमारे इतने चिथड़े उड़ गए हैं कि हम हिमालय को देख रहे हैं, प्रकृति को नहीं। नेक्स्ट है इसका, हिमालय अभी जितना दूर है मगध से उतना ही दूर आम्रपाली के समय भी था। हिमालय अभी जितना दूर है मगध से उतना ही दूर आम्रपाली के समय भी था। जब आम्रपाली जा रही थी सन्यास की तरफ, उस दिन कुछ कलाकारों ने भी सन्यास लिया होगा, या सभी के सभी ज्ञान के सौदों में श्लोकों के सहारे अपनी मूर्तियों के लिए स्लोगन गढ़ते रहे। कितने उद्धाओं ने अपने कंधे से उतारे होंगे तर्कश, या सभी के सभी तलवारें खींचकर निकल गए होंगे किसी दूसरी आम्रपाली के लिए, या सभी ने मान लिया था कि राजा ही कर सकता था आम्रपाली से प्रेम, या सच में मगध और वैशाली में कोई और प्रेमी नहीं था आम्रपाली का, या सच में मुक्ति के समानांतर कला खड़ी नहीं हो सकती थी, जबकि उसके नृत्य से साम्राज्यों की हवाओं में ऐंठन होने लगती थी, मिट्टी पसीज कर जल हो जाना चाहती थी, और वृक्ष पाषाण फिर इतनी राजी खुशी कैसे बना दी गई आम्रपाली की मूर्ति, जबकि वहाँ एक नरसंहार हुआ था। मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ, इसको लाइन को। हिमालय अभी जितना दूर है मगध से
उतना ही दूर अम्रपाली के समय भी था जब अम्रपाली जा रही थी सन्यास की तरफ। उस दिन कुछ कलाकारों ने भी सन्यास लिया होगा, या सभी के सभी ज्ञान के सौदों में श्लोकों के सहारे अपनी मूर्तियों के लिए स्लोगन गढ़ते रहे। कितने योद्धाओं ने अपने कंधे से उतारे होंगे तरकस, या सभी के सभी तलवारें खींचकर निकल गए होंगे किसी दूसरी आम्रपाली के लिए, या सभी ने मान लिया था कि राजा ही कर सकता था आम्रपाली से प्रेम, या सच में मगध और वैशाली में कोई और प्रेमी नहीं था आम्रपाली का, या सच में मुक्ति के समानांतर कला खड़ी नहीं हो सकती थी, जबकि उसके नृत्य से साम्राज्यों की हवाओं में ऐठन होने लगती थी, मिट्टी पसीज कर जल हो जाना चाहती थी, और वृक्ष पाषाण। फिर इतनी राजी खुशी कैसे बना दी गई आम्रपाली की मूर्ति, जबकि वहाँ एक नरसंहार हुआ था। मैंने नहीं देखा था इतिहास के युद्धों को, मुझे नरसंहारों के बीच पैदा किया गया था। मैंने नहीं देखा था इतिहास के युद्धों को, मुझे नरसंहारों के बीच पैदा किया गया था। मुझे बहुत सारी शक्तियाँ अपनी तरफ खींच रही थी। दिशाओं से घंटे, घड़ियालों और शंखों की आवाज़ आ रही थी। उन शक्तियों से आघाए दम में डूबे लोग मेरा आवाहन कर रहे थे, और मैं था कि ईश्वर से इतना डरता था, इतना कि कविताओं में भी उसकी शिकायत नहीं करता। और मैं था कि ईश्वर से इतना डरता था, इतना कि कविताओं में भी उसकी शिकायत नहीं करता। कई बार ईश्वर के डर से लिखता कविताएं, और ईश्वर के डर से ही करता प्रेम। इसका नेक्स्ट है, प्रेमी इतने खतरनाक क्यों होते हैं? प्रेमी इतने खतरनाक क्यों होते हैं कि मंत्री, मसीहा मंत्री पहले अपने दुश्मनों को नहीं, अपने बेटियों के प्रेमियों को मारते हैं। प्रेमी इतने खतरनाक क्यों होते हैं कि मंत्री, मसीहा मंत्री पहले अपने दुश्मनों को नहीं, अपने बेटियों के प्रेमियों को मारते हैं। वास दफ़ा वो मिला लेते हैं हाथ अपने दुश्मनों से, दुश्मनों के हाथों विदा करते हैं अपनी बेटियों को। मैं नहीं जानता था इसका उत्तर, इसलिए मैं नहीं चाहता था किसी नाग यज्ञ में शामिल होकर खुद को होम करूं। मैं नहीं जानता था इसका उत्तर, इसलिए मैं नहीं चाहता था किसी नाग यज्ञ में शामिल होकर खुद को होम करूं। मैं नहीं चाहता था अपना छोटा रूप धर किसी राजा की हत्या करूं और बहने दूं कलजुग का अमोघ बहाव। मैं शास्त्री पुल पार करके कीटगंज से झूसी पहुंच जाना चाहता था तुम्हारे पास। मैं शास्त्री पुल पार करके कीटगंज से झूसी पहुंच जाना चाहता था तुम्हारे पास, तुम्हारे सोच से फूकती हुई नदी नहान के लिए। लेकिन मेरे नींद के सामने हादसों को फूलों से ढक दिया गया था, इसलिए मैं हादसों को नहीं, शक्तियों को देखता था। वो न जाने कौन सी शक्तियाँ थी जो बार बार मेरे आड़े आ जाती थी और पुल पार करने नहीं देती, जबकि इस पार से मैं तुम्हारे हिलते हुए झुमकों को देखता और उसी में खो जाता। इसका नेक्स्ट है, मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ आज, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे साथ। इसका वो है स्वप्नवासवदत्ता की जो कहानी है संस्कृत में, उसका हिस्सा से लिया गया है इसका अंश जो है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाकर, वो न जाने कौन सी शक्तियाँ थी जो बार बार मेरे आड़े आ जाती और पुल पार करने नहीं देती, जबकि इस पार से मैं तुम्हारे हिलते हुए झुमकों के देखता और उसी में खो जाता। वासवदत्ता ने कब खोया होगा अपना होना, जब उदयन हार चुका था वत्सराज उसके प्रेम में डूबकर। जब मंत्री योगंधरायण राजभक्ति के लिए वासव के साथ बना रहा था कौशाम्बी पर फिर से वत्स का पताका फहराने की रणनीति, और रणनीति ऐसी कि वासव ही भरेगी पद्मावती के मन में अपनी प्रेमी के लिए प्रेम। तब राज्य बचाने के लिए वासव के मन में यह ख्याल आया होगा कि उदयन की कोई गलती नहीं, कि उसका शत्रु आरुणी ही साम्राज्य के नशे में रौद रहा है राज्य और उसका प्रेम। तो वासव ने अवंतिका के वेश में मगध की पद्मावती को बताया होगा कि इतना प्रेम करता है उदयन, कि इतना प्रेम करता है उदयन, कि इतना प्रेम की राज्य हार जाता है। फिर तुम कैसे बनोगे चक्रवर्ती राजा की पत्नी कि तुम्हारे हाथों की लकीरें झूठी है, झूठा है ज्योतिष और साम्राज्य का सारा ज्ञान।
मिथ्या है उदयन के सामने चक्रवर्ती की संकल्पना। जबकि वह अपनी म्यान से तलवार खींचता है तो सबसे पहले अपनी वीणा के तारों पर एक धुन खींच देना चाहता है। या वासव उस यकीन को देखना चाहती थी कि जब उदयन के हाथों में पद्मावती का हाथ हो और कौशाम्बी पर वत्स राज्य की पताका, तब समुद्र गृह के कराह में वासव वासव की पुकार शामिल है कि नहीं। या वासव उस यकीन को देखना चाहती थी कि जब उदयन के हाथों में पद्मावती का हाथ हो और कौशाम्बी पर वत्स राज्य की पताका, तब समुद्र गृह के कराह में वासव वासव की पुकार शामिल है कि नहीं। या वासव का होना अब इतना ही रह गया कि उदयन के स्वप्न टूटने से पहले अपने होने का आभास दे सके। अब कितना आभास कराओगी तुम मुझ में अपने होने का, अब कितना आभास कराओगी तुम मुझ में अपने होने का, जबकि इतने सारे स्वप्न, इतने सारे स्वप्नदर्शी, इतनी सारी मूर्तियाँ और उतने ही मूर्ति भंजक। कितना जलाओगे अपने आप को अपने जल के खिलाफ, इतनी सारी मूर्तियाँ और उतने ही मूर्ति भंजक। कितना जलाओगे अपने आप को अपने जल के खिलाफ, जबकि मैं तुम्हारी श्वेत श्याम मूर्तियों में सदियों से अटका हुआ हूँ। सदियों से मेरे छत के ऊपर आई हुई बारिश अटकी हुई है। यह तस्वीरों वाला कमरा है, इस कमरे में कोई तस्वीर नहीं है तुम्हारी। यह तस्वीरों वाला कमरा है, इस कमरे में कोई तस्वीर नहीं है तुम्हारी। उस कमरे में कितनी सारी तस्वीरें हैं, इतनी तस्वीरों में मैं कहीं नहीं हूँ। आखिरी इसका वो स्टेंजा है, कहीं नहीं होने की बेचैनियाँ भी किनारा चाहती होंगी, लेकिन उन्हें इम्तिहानों से गुजार दिया जाता है, यह जानते हुए भी कि कोई इम्तिहान पार नहीं पा सकती। यह जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारी प्यास की परवाह नहीं की। मैं फिर से शास्त्री पुल पार करके तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहता हूं, यह बताने के लिए कि तुम्हारे झुमके किसी राजा के छत्र से ज़्यादा गर्वीले हैं। मैं फिर से शास्त्री पुल पार करके तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहता हूं, यह बताने के लिए कि तुम्हारे झुमके किसी राजा के छत्र से ज़्यादा गर्वीले हैं, कि उस झुमके से अपनी ज़िंदगी का पूर्वानुमान लगाता हूँ कि जब वे फंसते हैं तुम्हारे केस में, इतिहास के कलाओं के प्रेम में सुलझ जाता है, कि जब वे डोलते हैं कथाओं के किरदार ज़मीन पर उतरने लगते हैं, कि वे इसी बात पर तो झूलते हैं कि उन शक्तियों में तुम्हारा स्वर नहीं है। तो आधा घंटा हो गया है मुझे लाइव होते हुए। मुझे लगता है कि अब ख़त्म करना चाहिए, या फिर मुझे 40 मिनट का समय दिया गया है और मेरे पास एक और है। मैं बिल्कुल टाइम को फॉलो करूँगा और यह ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ। अच्छा, दिन का गजब मैं रखा मैंने वो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मेरे एक मित्र हैं विपिन जी, और वो साथ हैं मेरे, तो उनकी इच्छा है कि मैं दिन का गैजेट पढूं, तो वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये मेरी आखिरी कविता है। अपने पास के अनगिनत शब्दों के साथ मैं कोरे कागज़ के पन्नों को दोनों तरफ से भर के अपने पास के अनगिनत शब्दों के साथ मैं कोरे कागज़ के पन्नों को दोनों तरफ से भरकर हर सुबह उपस्थित होता हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हारे देखने के ताप से शब्द सूख कर उकचने लगते हैं दोपहर होते होते। तुम्हारे देखने के ताप से शब्द सूख कर उकचने लगते हैं दोपहर होते होते। दोपहर की पहली घड़ी में खाली हो जाता है दोनों तरफ से भरा हुआ पन्ना। अब कलम की नोक से उभरे हुए खुरदरे रूप में निशान बच जाते हैं अक्षरों के। पन्ना मेरा ही भरा हुआ है, इसलिए जानता हूँ कि कहाँ आंखें हैं, कहाँ तुम्हारी उंगली, कहाँ तुम्हारी गर्दन के पीछे के रोए हैं, कहाँ तुम्हारा अनंत।
और कहाँ मेरे माथों से टपका हुआ पसीना है जो अटक गया है तुम्हारे पलकों पर। दोपहर की आधी घड़ी में ही कोरे होने लगते हैं दोनों तरफ के पृष्ठ मेरे स्पर्श की आवृत्तियों से। तमाम दैहिक ताप और दर्द के साथ पूरी रात की मेहनत से बना दिन का गैजेट दोपहर खत्म होने से पहले एक कोरा चिकना सा पन्ना रह जाता है। तमाम दैहिक ताप और दर्द के साथ पूरी रात की मेहनत से बना दिन का गैजेट दोपहर खत्म होने से पहले ही एक कोरा चिकना सा पन्ना रह जाता है। दोपहर तक मैं निहत्था हो जाता हूँ। तो मैंने पढ़ लिया है। मेरा लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है और इम्तियाज़ भाई कह रहे हैं कि आप और पढ़िए, तो मैं देखता हूँ। हाँ, एक और थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग है कविता है मुझे जो बहुत पसंद है। हाँ, इसका शीर्षक है शामिल। इसका शीर्षक शामिल है, हालांकि 3-4 पार्ट में है, लेकिन मैं दो इसका स्टेंजा पढ़ता हूँ। शीर्षक है शामिल। गैर ज़रूरी हिस्सा होते हुए भी जीवन में अंधेरा आ ही जाता है कोई सिरा पकड़ के। गैर ज़रूरी हिस्सा होते हुए भी जीवन में अंधेरा आ ही जाता है कोई सिरा पकड़ के। अंधेरे की कसक जब तक तुम्हारी आंखों तक पहुंचती, अपनी तफ्तीश से तुम हर शय में चमक भर देती हो। अंधेरे की कसक जब तक तुम्हारी आंखों तक पहुंचती, अपनी तफ्तीश से तुम हर शय में चमक भर देती हो। चारों तरफ देखती हो थोड़ी शंका और ज़्यादा खुशी से कि कहीं अंधेरे का कोई साया तो नहीं। अंधेरे के खिलाफ ऐसी शंकाओं में एक अतिरिक्त बल्ब की तरह शामिल कर लो मुझे। अंधेरे के खिलाफ ऐसी शंकाओं में एक अतिरिक्त बल्ब की तरह शामिल कर लो मुझे। जब चाहे बुझा देना, मैं जलूँगा और जी जाऊँगा। इसका नेक्स्ट वो है, अपनी दौड़ में जब तुम शहरों के व्यस्त चौराहों से गुजरती हो। अपनी दौड़ में जब तुम शहरों के व्यस्त चौराहों से गुजरती हो। चौराहों के लाल सिग्नल यात्राओं के ज़रूरी हिस्से हैं। अपनी दौड़ में जब तुम शहरों के व्यस्त चौराहों से गुजरती हो। चौराहों के लाल सिग्नल यात्राओं के ज़रूरी हिस्से है। हरा सिग्नल चालू होने भर का लम्हा उसकी उलझन में मुझे शामिल कर लो। हरा सिग्नल चालू होने भर का लम्हा उसकी उलझन में मुझे शामिल कर लो। हरी बत्ती जलेगी, तुम अपनी मर्जी से मुड़ जाना। हरी बत्ती जलेगी, तुम अपनी मर्जी से मुड़ जाना, मैं हरा हो जाऊंगा। शीतांश जी ठीक कर रहे हैं आप। तो ये, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं और पढ़ने के लिए, और समय पूरा हो गया है। मैं एक और छोटी सी कविता मैं देखता हूँ, तो मैं पढ़ ले रहा हूँ। हाँ, ये कविता है, दो स्टेंजा में है इसका, और ये भी छोटी कविता है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इसका शीर्षक है उस रात की चाह। जब मैं तुम्हारे शहर गया था रेलवे का एग्ज़ाम देने, स्टेशन के बाहर कागज़ के टुकड़ों की तरह लड़के बिछे हुए थे। जब मैं तुम्हारे शहर गया था रेलवे का एग्ज़ाम देने, स्टेशन के बाहर कागज़ के टुकड़ों की तरह लड़के बिछे हुए थे। मैं भी उनके साथ बिछा हुआ था, खुश था कि इस शहर में तुम सोई हुई हो। कभी कभी तो इस बात पे सावन का मोर बन जाता कि तुम मुझे प्यार करती और बुलाती तो मैं तुम्हारे तकिए का कितना हिस्सा खींचता। कभी कभी तो इस बात पे सावन का मोर बन जाता कि तुम मुझे प्यार करती और बुलाती तो मैं तुम्हारे तकिए का कितना हिस्सा खींचता। इससे पहले
इससे पहले उत्तर से दक्षिण तक, इससे पहले उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर स्टेशन के बाहर मुझे नींद आती रही। इससे पहले उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर स्टेशन के बाहर मुझे नींद आती रही। इस बार नींद की परिभाषा जो बदली कि अभी तक बदल रही है। तुम्हारी पीठ के नीचे जो गद्देदार बिछावन था, तुम्हारी पीठ के नीचे जो गद्देदार बिछावन था, जिस पर तुम घुलट घुलट के सो रही हो मेरे बिना, तुम्हारी नींद सॉरी तुम्हारी पीठ के नीचे जो गद्देदार बिछावन था, तुम्हारी पीठ के नीचे जो गद्देदार बिछावन था, जिस पर तुम घुलट घुलट के सो रही हो मेरे बिना, तुम्हारी नींद कितनी अनबोली है और तुम उसे सताए जा रही हो तब से। तुम्हारे शहर के पत्थर बहुत अच्छे हैं जो मुझे समझते हैं, तुम्हारे शहर के पत्थर बहुत अच्छे हैं जो मुझे समझते हैं। उन्होंने मेरी देह के नीचे दूब उगा दिया है। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए अनहद का सबसे ज़्यादा खजाना मेरे ही पास था। मैं तुम्हारे शहर में एग्ज़ाम देने नहीं, तुम्हें अनहद देने आया था। उस रात जब तुम अपने शहर के साथ नींद में थी, उस रात जब तुम अपने शहर के साथ नींद में थी, तुम्हारे शहर के स्टेशन पर हज़ारों जिंदा जवान लाशें बिछी थी। उस रात जब तुम अपने शहर के साथ नींद में थी, तुम्हारे शहर के स्टेशन पर हज़ारों जिंदा जवान लाशें बिछी थी। बस एक मैं था कि अपनी देह को बार बार छूते हुए अपनी ठंडी लाश को सहला रहा था। जब तुम अपने जैसे तुम अपने सपनों की बहुत मुरीद हो, जैसे तुम अपने सपनों की बहुत मुरीद हो, तुम्हारे शहर की पुलिस हादसों की बहुत मुरीद है। जैसे तुम अपने सपनों की बहुत मुरीद हो, तुम्हारे शहर की पुलिस हादसों की बहुत मुरीद है। लड़कों को खदेड़ती पुलिस मेरे पास आते आते तक रुक गई थी और कहा था कि इस सीमा के बाद कोई नहीं आएगा, जंगल यहाँ से शुरू होता है। लड़कों को खदेड़ती पुलिस मेरे पास आते आते तक रुक गई थी और कहा था कि इस सीमा के बाद कोई नहीं आएगा, जंगल यहाँ से शुरू होता है। मैं तुम्हें नींद में देखने के बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हें नींद में देखने के बारे में सोचता हूँ। मेरे होठों पर सिंदूरी आम आ जाता है कहीं से, मेरे होठों पर सिंदूरी आम आ जाता है कहीं से। तब मैं सिपाही से कहता हूँ तुम मेरी प्रेमिका के शहर के सिपाही हो। तब मैं सिपाही से कहता हूँ तुम मेरे प्रेमिका के शहर के सिपाही हो। तुम्हें पता होना चाहिए मंगल यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपना लाइव सेशन पूरा किया और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी, सिद्धांत जी, सुनील जी एंड जो भी जितने सारे लोग हैं, विनीता जी और बहुत सारे लोग, विपिन जी तो हैं ही मेरे सामने ही सुन रहे हैं और लाइव किया मतलब मेरे सामने से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि ठीक है आप पढ़ते जाइए। और दानिश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दानिश जी मेरे शहर के बहुत ही अजीज प्यारे मोहब्बत से भरे शायर हैं और मुझे उन्होंने चुना इस लाइव के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ, उनके लिए मेरा बहुत मोहब्बत है। चूँकि मैं आरा में गया था पढ़ने इंटर में, तो ये लोग सारे लोग जो हैं कविता पाठ और शायरी में पढ़ते थे, शायरी में शामिल होते थे और हम लोग भी अपने नामों के साथ मैं, ब्रजेश, सुनील वहाँ पे शामिल होते थे। तो इन्होंने मुझे इसके लिए समझा कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, अब अपना प्यार देना चाहा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबको नमस्कार, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद।